हेलो दोस्तों, 17th और 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिश सरकार पूरी दुनिया को कॉलोनाइज कर रही थी तो उस वक्त दो दिलचस्प वाक़यात देखने को मिले। एक था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और दूसरा था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दोस्तों, सितंबर 1783 को अमेरिकन अपनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जीत पाए और यूं जन्म हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। दूसरी तरफ इंडियंस 1857 में अपनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ते रहे, मगर अनफॉर्चुनेटली जिसमें उनको शिकस्त हुई। आइए उन फैक्टर्स को एवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं जिसकी बुनियाद पर अमेरिकन तो ये वॉर जीत पाए मगर इंडियंस इसमें नाकाम रहे। इन फैक्टर्स के एवेल्युएशन में जो सबसे बड़ा और पहला फैक्टर उभर कर सामने आता है वो है दूसरे कंट्रीज़ के साथ अलायंस। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कि एक अमेरिकन फ्रीडम फाइटर थे, वैसे तो उनके बहुत सारी खिदमात हैं अपने मुल्क के लिए, मगर उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो समझा जाता है वो ये है कि उन्होंने अमेरिकन को परसुएट किया था कि वो फ्रांस के साथ अलायंस करें। अगर फ्रांस की तरफ से मिलिट्री और फिनेंशियल हेल्प ना मिलती तो अमेरिकन शायद ये वार कभी नहीं जीत पाते, क्योंकि दूसरी तरफ ग्रेट ब्रिटेन एम्पायर था जिसको हराना आसान नहीं था। अब अगर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो दूसरे मुल्कों के साथ अलायंसेस तो दूर की बात, खुद इंडिया के बहुत सारे सूबे और स्टेट्स इससे दूर रहीं। मिसाल के तौर पर यह एक मिलिट्री रिवॉल्ट जो मेरठ छावनी से शुरू हुआ था जिसमें चंद स्टेट्स शामिल हुई जैसे कि दिल्ली, बिहार, ओध, रोहिलखंड वगैरह, मगर बाकी पूरा देश खामोश बना रहा। दूसरी बड़ी वजह जो खुलकर सामने आती है वो है ब्रिटिश डेब्ट। ब्रिटिश सरकार फ्रेंच और इंडियन वॉर में मुलव्वस होने की वजह से मिलिट्री एक्सपेंसेस के मामले में स्ट्रगल कर रही थी और कर्जे में घिरी थी, और ब्रिटिश सरकार के लिए मिलिट्री एक्सपेंसेस को मीट करना मुश्किल हो रहा था, जिसके प्रेशर में आकर उन्होंने बहुत सारे एक्ट इंट्रोड्यूस करवाए, जिनमें सबसे फेमस एक्ट था स्टैंप एक्ट। इस स्टैंप एक्ट के बाद अमेरिकन कॉलोनीज़ में एक आउटरीच देखने को मिला और यूं शुरुआत हुई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। आहिस्ता आहिस्ता ये वार इतनी बढ़ती चली गई कि पहले से कर्जे में घिरी ब्रिटिश सरकार के लिए इन एक्सपेंसेस को मीट करना मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ अगर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो ब्रिटिश सरकार इंडिया के तमाम रिसोर्सेज पर ऑलरेडी कब्जा जमा चुकी थी। उनके लिए इन मिलिट्री एक्सपेंसेस को मीट करना ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी नहीं था क्योंकि इन्हें बहुत सारा मैन पावर वहीं से मिल रहा था। बहुत बड़ी इंडियन पॉपुलेशन जो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार थी वो मिलिट्री में शामिल होती गई ब्रिटिश आर्मी की। एक और बड़ी वजह थी डिस्टेंस और कम्युनिकेशन। दोस्तों, जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई तो उस वक्त ना इंटरनेट था, ना मोबाइल और ना ही कोई कम्युनिकेशन का दूसरा सोर्स। एक सिंपल मैसेज ब्रिटिश से नॉर्थ अमेरिका भेजने के लिए महीनों लगते थे, जबकि दूसरी तरफ अमेरिकन कॉलोनीज एक दूसरे से चंद ही दिनों के फासले पर थे और उनके लिए कम्युनिकेशन करना बहुत आसान था। जॉर्ज वाशिंगटन और उनके फौजी दस्ते एक दूसरे से कम्युनिकेशन में थे, जबकि किंग जॉर्ज दुनिया के दूसरी साइड पर थे। दूसरी तरफ अगर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो उस वक्त टेलीग्राम की इजाद हो चुकी थी और इंडियंस के अगेंस्ट ब्रिटिश सरकार आपस में बैटरली कम्युनिकेशन कर रही थी बनिस्बत इंडियंस के। इंडियन सोल्जर और इंडियन लीडर्स आपस में सिंक्रोनाइज नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास कोई मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं थे कम्युनिकेशन के लिए। एक और बड़ा की फैक्टर जो खुलकर सामने आता है वो है फेमिलियरिटी विद द टेरिटरी। ब्रिटिश सोल्जर्स तजर्बाकार थे मगर उनका सारा तजुर्बा यूरोप में ही लड़ने का था और उन्होंने नॉर्थ अमेरिका में कभी पांव तक नहीं रखा था, जबकि दूसरी तरफ कॉलोनीज तो अपने होम ग्राउंड से लड़ रही थी। उन्हें फेमिलियरिटी भी थी उस टेरिटरी के साथ और उन फाइटिंग टेक्निक्स का भी पता था जो उस एरिया में सूट करें। दोस्तों, मैं यहाँ एक मिसकंसेप्शन को क्लियर करना चाहूँगा। ये समझा जाता है कि इंडियन सोल्जर्स के साथ साथ बहुत सारी पब्लिक इंडियन आर्मी की बजाय ब्रिटिश आर्मी को सपोर्ट कर रही थी जो क्राउन प्रिंस के लॉयल थे, मगर ऐसा सच नहीं है दोस्त। इसी तरह अमेरिकन पब्लिक और अमेरिकन आर्मी में भी बहुत सारे सोल्जर्स भी थे और बहुत सारे सिविलियंस भी थे जो ब्रिटिश क्राउन के लॉयल थे और बिहाइंड द सीन वो ब्रिटिश आर्मी को हेल्प कर रहे थे। अगली बड़ी वजह जो नज़र आती है वो है दिलो दिमाग में हम आहंग है। मिसाल के तौर पर अगर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो अमेरिकन सोल्जर्स और अमेरिकन पब्लिक दोनों ही इस वार में मुलव्वस थे। ये वार शुरू होने से पहले ही जॉर्ज वाशिंगटन और उनकी आर्मी पब्लिक रिलेशन के मामले में ये वॉर पहले ही जीत चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ अगर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो बहुत चंद इलाके जैसे कि रोहिलखंड, ओध वगैरह इस वॉर में शामिल थे, मगर बाकी पूरा मुल्क मुकम्मल तौर पर इसमें शामिल नहीं था और ना ही उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी। ब्रिटिश आर्मी बड़े पैमाने पर वॉर टेक्निक्स इस्तेमाल कर रही थी, मिसाल के तौर पर एक बड़ी आर्मी का एक वॉर में शामिल हो जाना, मगर अमेरिकन दूसरी तरफ छोटे ग्रुप्स में अचानक हमला करने की टेक्निक पर अमल कर रहे थे। इस टैक्टिक ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया अमेरिकन की उस विक्ट्री में।
दूसरी तरफ अगर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो ब्रिटिश आर्मी में ज्यादातर सोल्जर इंडियन पॉपुलेशन से ही थे। उन्हें उस टेरिटरी के साथ पूरी फैमिलियरिटी थी और वहां के तौर तरीके बहुत अच्छी तरीके से समझते थे, और जिन्होंने मदद करी ब्रिटिश सरकार को रीएस्टैब्लिश करने में एक स्ट्रॉन्ग आर्मी, जिनकी मदद से वो क्रश कर पाए इंडियन रेवोल्यूशनरीज को। दोस्तों, इंडियन और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अगला जो बड़ा फर्क सामने आता है वो है लीडरशिप क्वालिटीज। अगर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो उसे लीड कर रहे थे जॉर्ज वॉशिंगटन और उनके फौजी दस्ते। दूसरी तरफ अगर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को देखा जाए तो उसमें बहादुर शाह जफर सेकंड लीड कर रहे थे इस वॉर को, जिनकी खुद की उम्र 85 साल थी और जिन्हें वॉर लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। दूसरी तरफ जॉर्ज वॉशिंगटन एक एक्सपीरियंस सोल्जर भी थे और कमांडर भी थे। तमाम फैक्टर्स ने बहुत बड़ा रोल अदा किया इंडियंस को हरवाने में और अमेरिकन को जितवाने में। इंडियंस ये वॉर हार जरूर गए थे, मगर इससे बहुत सारे दिलचस्प हकायक देखने को मिलते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा लेसन जो हमें मिलता है वो ये है कि मैन पावर होना कोई बड़ी बात नहीं, ब्रेन पावर इज द मेन पावर। ब्रेन पावर का इस्तेमाल और एजुकेशन और इक्विपमेंट्स, इनोवेशन एक मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम है और उसके सर्वाइवल में बुनियादी रोल अदा करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। थैंक यू।